हाइगन्स का आता है। हाइगन्स ने जो है सबसे पहले लाइट के प्रोपेगेशन के अबाउट एक थ्योरी दी थी। तो उस थ्योरी है तो एक्चुअल में बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे उसमें जो है मैकेनिकल वेव्स के जो वेव के कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे उसी पेपर बेस्ड है। लेकिन उन्होंने जो समझाने का तरीका दिया था वो थोड़ा ज्योमेट्रिकल कर दिया था। ज्योमेट्रिकली उन्होंने समझाया था कि भाई आखिर ये वेव कैसे क्या होती है और कैसे ट्रेवल करती है। ठीक है, मैं मतलब एक कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। हाइगन्स के प्रिंसिपल के जो प्रिंसिपल था वो जो वेव के कॉन्सेप्ट थे उसको मानते हुए उसको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी। वो क्या था, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर वो तो पहले ही से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी मीडियम कहीं पर अगर लाइट प्रोपेगेट कर रही होगी तो चूंकि वो वेव है तो उसमें किसी भी पॉइंट पर जो मैंने पूरा डिस्कस किया था कि अगर वेव प्रोपेगेट करती है तो उस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी जिस डायरेक्शन में फेज डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग फेज की डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है। और किसी भी पॉइंट यानी कि वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में अगर आप आगे जाते हो तो फेज डिक्रीज करेगा। लेकिन टाइम के साथ भी ये वेरी करता है। फेज किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फेज होगा वो जो है टाइम के साथ बदलता रहेगा। तो यहाँ पर जो है यानी फेज जो होता है वो पोजीशन वेरिएंट भी होता है और टाइम वेरिएंट भी होता है। ठीक है, तो ये सब बातें मैकेनिकल वेव में थी, तो वो सारी बातें यहाँ पर कंसीडर की गई। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो फेज कहीं किसी पॉइंट पर होगा वो तो हर सभी पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ तो होगा ही फेज। अब अगर हम उस मीडियम में जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है उस मीडियम में अगर हम ये मान लें कि कोई एक ऐसा सरफेस है कि उस सरफेस के सभी पॉइंट्स पर जो फेज है वो सेम है, तो अगर ट्रेवल कर रही हुई तो फेज तो सब जो है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे जो भी होंगी। लेकिन एक ऐसा सरफेस अगर उस मीडियम में ड्रॉ कर दिया जाए जिसके सभी पॉइंट पर उस समय फेज सेम हो, टाइम के साथ तो फेज बदलेगा, मैं टाइम के बदलने का नहीं, एक ही समय पर उस कोई सरफेस बनाया गया और एक ही समय पर ये देखा गया कि उस सरफेस के सभी पॉइंट पर फेज सेम है, तो उस सरफेस को ही नाम दिया गया वेव फ्रंट। ठीक, यानी यहाँ पर एक नया टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि वेव फ्रंट एक्चुअल में क्या है। वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट एक्चुअल में है वो सरफेस है जिस सरफेस पर के सभी पॉइंट सेम फेज में है। ठीक, तो उस सरफेस को ही कहा गया वेव फ्रंट। ठीक, अब टाइम के साथ वेव फ्रंट के जो पॉइंट्स होंगे वो टाइम फेज तो टाइम के साथ भी बदलता है, तो टाइम के साथ भी बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो जैसे टाइम थोड़ा आगे बढ़ेगा वहां फेज भी बढ़ जाएगा उसके सरफेस पर। तो हाइगन्स ने इसी बात को दूसरे तरीके से मैंने बताया, इसी बात को ज्योमेट्री के बेसिस पर हाइगन्स ने समझाने का प्रयास किया। वो उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी वेव फ्रंट है, कोई भी वेव फ्रंट है जो है उस वेव फ्रंट, जैसे मैंने सपोज कर लिया ये वेव फ्रंट है, अब इस पे सभी पॉइंट सेम फेज में होंगे ही होंगे। और उन्होंने ये मान लिया कि अगर सेम फेज में होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाइब्रेट तो कर ही रहे होंगे, तो उन्हीं के वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनको कंसीडर उन्होंने कर लिया कि वो भाई वो भी एक पॉइंट सोर्स है। जितने भी पॉइंट्स होंगे वेव फ्रंट पर वो सभी के सभी बिहेव करेंगे लाइक टू ए पॉइंट सोर्स। ठीक, जो यहाँ पर नई बात है जो मैकेनिकल वेव में तो थ्योरेटिकली मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पर जो हाइगन्स ने इसी बात को ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन किया, और ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन कैसे किया वो समझने वाली बात है। उन्होंने ये कहा कि कोई भी वेव फ्रंट है तो उस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी पॉइंट्स बिहेव करेंगे लाइक टू ए पॉइंट सोर्स। मतलब अगर वो पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव करेंगे तो इसका ये भी मीनिंग हुआ कि वो फिर से वेव जनरेट करेंगे, लेकिन अब चूंकि वेव तो सोर्स जनरेट कर रहा था इसलिए हाइगन्स ने थोड़ा टर्म्स बदल दिया। उन्होंने कहा कि भाई वो बिहेव करेगा सोर्स जैसा, लेकिन सोर्स तो कहीं अलग है। तो उन्होंने कहा वेव जो जनरेट कर रहा था
वेव कौन जनरेट करता, वो तो सोर्स कर रहा था, जो एक्चुअल सोर्स था, लेकिन उन्होंने उन पॉइंट्स को सोर्स कंसीडर कर लिया। तो उन्होंने कहा भाई जो इस जो है वेव फ्रंट पे जो पॉइंट्स होंगे उनको एज ए पॉइंट सोर्स कंसीडर किया, तो उनका ये जो जनरेट करेंगे ये वेव के बजाय उन्होंने टर्म्स यूज किया वेवलेट्स जनरेट करेंगे। मेरी बात ध्यान दीजिए, उन्होंने जो टर्म यूज किया उसमें डायरेक्ट ये नहीं कहा वेव जनरेट करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं ये वेव ना जनरेट करके उन्होंने कहा कि भाई ये जो जनरेट करेंगे वो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करेंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स कौन जनरेट करेगा, जो वेव फ्रंट पे डिफरेंट पॉइंट्स होंगे वो बिहेव करेंगे लाइक टू ए पॉइंट सोर्स, और वो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करेंगे। हाँ, वो सेकेंडरी वेवलेट्स भी उसी स्पीड से मीडियम में ट्रेवल करेंगे जिस मीडियम से एक्चुअल वेव ट्रेवल कर रही थी। ठीक, तो ये उन्होंने माना। अब भाई वो भी एक पॉइंट सोर्स है, तो जैसे मैंने भी काफी समझाने का प्रयास किया था कि अगर कोई सोर्स है तो वो जो वेव फ्रंट जनरेट कर रहा है वो वेव फ्रंट कैसे होता था, स्फेरिकल होता था। ठीक, तो उसी पैटर्न पे उन्होंने ये बताया कि भाई जो पॉइंट्स होंगे वेव फ्रंट पर वो वेवलेट्स जनरेट करेंगे, लेकिन वो वेवलेट्स कैसे होंगे, क्योंकि वो पॉइंट सोर्स है जैसा बिहेव करेगा तो डेफिनेटली वो भी क्या जनरेट करेंगे, स्फेरिकल वेवलेट्स जनरेट करेंगे। क्लियर, जो पॉइंट्स होंगे वेव फ्रंट पर वो बिहेव करेंगे लाइक टू पॉइंट सोर्स, और वो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करेंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स जो है मीडियम, उसी मीडियम में उसी स्पीड से ट्रेवल करेंगी जिस स्पीड से जो है लाइट, एक्चुअल लाइट ट्रेवल कर रही, तो जो है जो वेव ट्रेवल कर रही थी उसी स्पीड से भी ट्रेवल करेंगे। और इनका शेप कैसा होगा, इनका शेप भी स्फेरिकल ही होगा। तो ये चीजें उन्होंने कंसीडर कर लिया था, ये चीजें मान लिया था कि ऐसा होने वाला। ठीक, लेकिन अब बात है कि ये सेकेंडरी वेवलेट्स तो उस मीडियम में आगे ट्रेवल करती जाएगी, फिर वेव फ्रंट कहां होगा। तो उन्होंने एक टर्म्स के बाद में अगला पॉइंट ये बताया कि अब आप किसी समय अगर आप चाहते ये हो कि वो नया वेव फ्रंट कहां पहुंच गया है, ठीक, किसी समय आप अगर ये चाहते हो कि वो नया वेव फ्रंट कहां पहुंच गया, कहां है इस समय, उस समय, तो आपको करना ये होगा कि जो सेकेंडरी वेवलेट उस समय जहां भी है उन सब का इन्वेलप ड्रॉ करो। इन्वेलप वो होता है जैसे आप थैले में ढेर सारे बाल्स रख दीजिए तो थैला क्या होगा, उसका इन्वेलप हो गया। ठीक, यानी कि वो एकदम जो थैला होगा उसको टच करता है, जो है टेंजेंशियल हो जाएगा। तो जो टेंजेंशियल सरफेस होगा सभी वेवलेट्स का, ठीक है, उसी को इन्वेलप बोला गया। मेरी बात समझिए, इन्वेलप क्या है, इन्वेलप एक्चुअल में क्या है, वो टेंजेंशियल सरफेस है। किसका टेंजेंशियल सरफेस, उन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स का टेंजेंशियल सरफेस है, उसी को जो है इन्वेलप बोला गया। तो जो इन्वेलप होगा उन सभी जो है वेवलेट्स का, उसी को उन्होंने कहा कि वो नया पोजीशन होगा उस वेव फ्रंट का। जैसे मैं यहाँ समझाऊं तो देखिए ध्यान दे, जैसे मैंने सपोज कर लिया वैसे पॉइंट्स को इनफाइनाइट किसी भी वेव फ्रंट पे बहुत ढेर सारे आप पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, लेकिन बहुत ढेर सारे कितना उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हम क्यों, जब अनलिमिटेड है तो क्या क्यों ढेर सारा बनाए, दो चार बना देते हैं। तो देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ कंसीडर कर लिया कि ये वो पॉइंट्स हैं जो बिहेव करेंगे जो है पॉइंट सोर्स ऐसा और ये वेव फ्रंट है। तो अब अगर मान लीजिए ये किसी समय यहाँ टी जो है टी टाइम पर यहाँ था ये वेव फ्रंट, और टी टाइम पर ये सेकेंडरी वेवलेट सबके सब जनरेट करेंगे। तो जो है इस मीडियम में जहां ये वेव फ्रंट था उस मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट v था तो टी टाइम जो है अगर मैं ये कह दूं अब जो टाइम डेल्टा टी टाइम स्पेंड हो गया है, तो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस सेकेंडरी वेवलेट करेंगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इंटरवल होगा, यानी v इनटू डेल्टा टी टाइम ट्रेवल कर जाएंगी जो सेकेंडरी वेवलेट होंगी इस मीडियम में। यानी सिंपल सी बात हुई ये हुआ कि अब जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी
वो इतना b इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी हैं, इसका सीधा सा ये मतलब हुआ कि उनकी जो रेडियस बनेगी सभी सेकेंडरी वेवलेट्स की वो v इंटू डेल्टा टी बनेगी। यानी इन सब पर जो आप सेकेंडरी वेवलेट्स, स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट्स आप ड्रा करेंगे, उनकी रेडियस आपको कितना लेना है, v इंटू डेल्टा टी ले लेना है सबकी। ये सबकी सेकेंडरी वेवलेट्स हैं और इन सब की रेडियस कितना लेना है आपको। अगर डेल्टा टी टाइम इंटरवल बाद में अगर आप पता करना चाहते हो नया वेव फ्रंट कहाँ है, तो सभी की रेडियस जो सेकेंडरी वेवलेट्स थी इन सब की रेडियस v इंटू डेल्टा टी ले लीजिए। ठीक, अब ये तो जो है सभी की सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। अब बात यह आती है भाई नया वेव फ्रंट कहाँ है, तो अब आपको करना यह है इनका इनवैल्यूप ड्रा कर दो। इनवैल्यूप ड्रा कर दोगे, लेकिन इधर देखिए किस साइड में देखिए इनवैल्यूप आप ऐसे भी इधर से ड्रा होगा या इधर से ड्रा होगा। अगर वेव आपकी इस डायरेक्शन में जा रही थी तब तो ये नया वेव फ्रंट यानी कि जो देखिए ये ऐसे इनवैल्यूप ड्रा हुआ है ये। और कोई कहेगा कि नहीं सर हम तो इधर इनवैल्यूप ड्रा कर देंगे, जी बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा थोड़े ना कि नहीं कर सकते हो, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना हो जाए। लेकिन थोड़ा सा मैं कह रहा हूं वेव इधर जा रही थी तो नया वेव फ्रंट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। नया वेव फ्रंट जो होगा वो डेफिनेटली किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो बैक में कौन होगा, वो पुराना वेव फ्रंट होगा। जो ये जो मैं कह रहा हूं ये वेव फ्रंट तो टी टाइम का है, तो ये वेव फ्रंट कितने का होगा, टी प्लस डेल्टा टी टाइम का होगा। लेकिन ये वेव फ्रंट किसका होगा, टी माइनस डेल्टा टी टाइम का होगा। क्लियर, यानी ये जो वेव फ्रंट था वो टी माइनस डेल्टा टी टाइम पर था। ये तो प्रेजेंट वाला है, प्रेजेंट वाला वेव फ्रंट टी टाइम का है। और ये टी टाइम के बाद जो टाइम इंटरवल स्पेंड हुआ है डेल्टा टी उस टाइम का टी प्लस डेल्टा टी टाइम का है। तो इस यानी ये न्यू वेव फ्रंट है, ठीक, ये प्रेजेंट वाला वेव फ्रंट है, रियल टाइम पे जो अभी टी टाइम के कह रहे थे उस समय का है, और ये उससे डेल्टा टी टाइम के पहले का वेव फ्रंट है। तो ये पहले वाला लोग नहीं ड्रा करते क्योंकि हम नया वेव फ्रंट ही पता कर रहे हैं। तो इस वाले इनवैल्यूप को इस बैक वाला बैक डायरेक्शन में जो इनवैल्यूप था उसे नहीं ड्रा करते, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लोग ड्रा कर देते हैं। ठीक, लेकिन आप ड्रा कर सकते हो। उसका मीनिंग ये हुआ कि जो समय आप टी कह रहे थे उससे ठीक डेल्टा टी टाइम पहले का वो वेव फ्रंट रहा होगा अगर बैक में जाते हो तो। ठीक, और अगर फॉरवर्ड में जाओगे तो टी के बाद जो डेल्टा टी टाइम स्पेंड हुआ है उस टाइम का वेव फ्रंट होगा। तो इस तरीके से नया वेव फ्रंट कहां होगा, कहां तक पहुंच गया, कहां पर पहुंच गया होगा, ये आप जो है ज्योमेट्रिकली फाइंड कर सकते हो, समझा सकते हो कि नया वेव फ्रंट कहां पहुंच गया होगा। उसका सीधा सा मतलब यह है कि डेल्टा टी टाइम के बाद में जो वेव रही होगी वो यहां से चलकर इस नए पोजीशन पे आ गई होगी। उसका ये सिंपल सा मतलब है। बाकी सब कुछ जो अभी आप पहले पढ़ते वही वेव्स के कॉन्सेप्ट सारे के सारे वही है। परंतु बहुत ऐसे सोर्सेज जिनके वेव फ्रंट जो होंगे वो किसी रेगुलर शेप के नहीं होते, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जैसा जो है सोर्स होगा उसी के बेसिस पर उसके वेव फ्रंट भी होंगे। यानी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट ही हो। स्फेरिकल वेव फ्रंट तब होगा जब आपका सोर्स एक पॉइंट सोर्स है। अगर पॉइंट सोर्स नहीं है तब वो वेव फ्रंट स्फेरिकल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कुछ जो आपको पढ़ने हैं यानी वेव फ्रंट तो बहुत ढेर सारे शेप का हो सकता है, लेकिन आपको याद रखते हैं जैसे वेव फ्रंट अभी मैंने स्फेरिकल को बता दिया, इसमें इसे जनरेट कौन करेगा, इसे पॉइंट सोर्स जनरेट करेगा। लेकिन अगर ऐसे ही आप याद रखें कोई एक लाइन सोर्स है, एक लीनियर सोर्स है, यानी कि ऐसा सोर्स है कि जो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है और वो लाइट इमिट कर रहा है, तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, तो फिर उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, वो उसका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। ठीक, और कोई भी तीसरी बात ये कि अगर किसी भी शेप का वेव फ्रंट है लेकिन वो बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है, तो ऐसे में वो जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करता वो आगे जाएगा, वैसे वैसे उसका जो शेप होगा वो
प्लेनर होता जाएगा और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसका जो वेव फ्रंट होगा वो बिल्कुल जो है एक प्लेन हो जाएगा, यानी प्लेनर वेव फ्रंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लेनर वेव फ्रंट अल्टीमेट है ये। अल्टीमेटली सभी टाइप्स के जो वेव फ्रंट होते हैं आफ्टर ट्रेवलिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस वह बिल्कुल प्लेनर हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, यानी कि प्लेन वेव फ्रंट अगर कहीं बना कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो वेव फ्रंट बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके तब वहां पहुंचा होगा। और अगर प्लेनर हो गया होगा तो आप पहले से पढ़ते आ रहे थे कि भाई कोई भी सोर्स लाइट बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है तो कैसे होती है, वहां भी पढ़ चुके हो। फिर रेज उसमें पैरेलल होती है, यानी और रेज क्या थी, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन था। यानी एक बात ये भी क्लियर है कि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन जो होगा वो जो प्लेन होगा, जिस प्लेनर वेव फ्रंट होगा उसके कैसे होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। यानी कि अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट है तो उसको हम ऐसे जैसे दिखा सकते हैं, प्लेन वेव फ्रंट है तो आपको ये बताना हो कि लाइट किधर प्रोपेगेट कर रही है, यानी वेव किधर प्रोपेगेट कर रही होगी, तो इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली प्रोपेगेट करती है। ठीक वैसे आप सिंपली याद रखिए कि जो भी वेव फ्रंट होगा, ठीक उस वेव फ्रंट के डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो ये हमेशा ध्यान दें कि कहीं भी कभी ऐसा नहीं होगा कि वेव फ्रंट से कुछ एंगल पे वेव प्रोपेगेट कर रही हो, ऐसा नहीं होता। हमेशा वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के हमेशा वेव फ्रंट परपेंडिकुलर ही होता है। अब ऐसा अगर समझना चाहो तो आप ये बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि भाई वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में चलने पर ही जो फेज है वो डिक्रीज हो रहा होगा। अगर इस डायरेक्शन में चलने पर फेज डिक्रीज हो रहा होगा तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इसके परपेंडिकुलरली अगर हम मूव करें तो फेज चेंज नहीं हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, यानी कि इस डायरेक्शन में चलने पर फेज चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट पे इन सब पर फेज क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। और सेम हो जाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि इसके परपेंडिकुलर जो होगा वही वेव फ्रंट होगा, क्योंकि वेव फ्रंट ही वो सरफेस होता है जिस पर फेज सेम होता है। ठीक, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेव फ्रंट की वो है ये कि हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही वेव प्रोपेगेट करती है। ठीक, यानी कि वेव फ्रंट हमेशा जो है वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। उससे कैसा भी हो, चाहे वो प्लेनर शेप हो और चाहे स्फेरिकल शेप हो, चाहे सिलिंड्रिकल शेप हो, चाहे कोई इर्रेगुलर शेप हो, कोई भी शेप होगा हमेशा वेव डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन जो होती है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक,